हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस एग्रोनॉमी सेशन। इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक चैप्टर जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी का है, आपको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हमारा एग्रोनॉमी जैसे जेआरएफ दे रहे हैं कोई, एसआरएफ दे रहा है कोई, और फिर नेट कोई अपेयर हो रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी को जानना। और तो हम इसी से डिफरेंट चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, आप उसको जाके देख सकते हो। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। इसका जो कॉन्सेप्ट और जो भी डेटा है इसको हम लोग आज देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा ह्यूज है, तो इसको हम पार्ट पार्ट करके, जैसे 14-15 मिनट्स का जो पार्ट्स है एक एक करके, मतलब 3-4 सेक्शन में इसको कवर करेंगे। तो आज लेट्स स्टार्ट विथ इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। ओके, इरिगेशन क्या है? जनरली इरिगेशन जो है ये जनरली इरिगेटेड कंडीशन में इरिगेटेड फील्ड क्रॉप के लिए दिया जाता है। एक तो इरिगेटेड कंडीशन होता है और एक रेनफेड कंडीशन होता है। इरिगेटेड कंडीशन एंड रेनफेड कंडीशन। रेनफेड क्या है? जहाँ पे हम हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी, हमारे पास आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करने का जो फैसिलिटी नहीं होता है, तो वहाँ पे रेनफेड कंडीशन कहा जाता है। रेनफेड मतलब रेन के ऊपर सिर्फ यहाँ पे भरोसा करते हैं फार्मर्स लोग। इरिगेटेड मतलब हमारे पास एनफ वाटर है, हम जब चाहें तब क्रॉप को अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स नीड हम उसको इरिगेट कर सकते हैं। इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ओके, तो इरिगेशन करने से क्या होता है? इरिगेशन करने से एक स्टेबल क्रॉप प्रोडक्शन आता है। ओके, जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ पे रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल जनरली वेरिएबल रहता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है स्टेबल नहीं होता है। और इरिगेशन करने से हमारा लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बढ़ जाता है, जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी सॉइल का है वो एक्सटेंड कर पाते हैं हम। तो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, वहाँ पे हम डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ सुइटेबली ले सकते हैं। उसके बाद इरिगेशन करने से एडिशनल इनपुट फिजिबल होता है। एडिशनल इनपुट इन द सेंस फील्ड में क्या क्या एडिशनल इनपुट रहता है, जैसे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो गया, टिलेज हो गया, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं इरिगेशन करने से, राइट। लेकिन जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे जो फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है क्रॉप के लिए, तो वहाँ पे प्रोडक्शन घट जाता है और जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी जो है, हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाता है। तो व्हाई इरिगेशन? इरिगेशन क्यों किया जाता है? टू मेंटेन द सॉइल वाटर स्टेटस इन क्रॉप रूट जोन। ओके, क्रॉप का जो रूट जोन है, रूट के द्वारा क्रॉप क्या करता है, वाटर लेता है अपने अंदर, तो क्रॉप रूट जोन में हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन रखेंगे ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो करे, राइट। इरिगेशन इसलिए क्या आता है? तो व्हाट इज लाइफ सेविंग इरिगेशन? लाइफ सेविंग इरिगेशन मतलब क्रॉप का जो ऑप्टिमम, जो जिस पीरियड में उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होता है, उसी पीरियड में अगर हमारे पास इरिगेशन एनफ नहीं है, वाटर एनफ अवेलेबल नहीं है, तो उसी पीरियड में सिर्फ इरिगेशन देंगे, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज पीरियड, क्रिटिकल पीरियड ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन क्रॉप्स। तो उसी पीरियड में सिर्फ इरिगेशन देना, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। ये जनरली 1 to 2 टाइम्स किया जाता है इन ए क्रॉप पीरियड। ओके, सो मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर के लिए हम इरिगेशन करते हैं और ड्रेनेज करते हैं। अगर पानी नहीं है रूट जोन में तो इरिगेशन करेंगे, अगर पानी ज़्यादा है, अगर सबमर्जेंस कंडीशन है, तो वहाँ पे ड्रेनेज करेंगे। इसको क्यों किया जाता है इरिगेशन और ड्रेनेज? टू मेंटेन ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉप रूट जोन। टोटल वाटर रिसोर्स जो है वर्ल्ड में वो कितना है? 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ओके, 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है टोटल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड। एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया कितना है? हमारा जो एनुअल रेनफॉल है इंडिया का 1200 mm है। 1200 mm को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 328.7 मिलियन हेक्टर जो हमारा एरिया है इंडिया का, उसको अगर 1200 mm के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन हेक्टोमीटर आ जाएगा। हमारा जो एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो 400 मिलियन हेक्टोमीटर आसपास आ जाएगा। हाईएस्ट मेशनरी डैम, डिफरेंट डैम इंडिया में है और वर्ल्ड वाइड में है। डैम क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? टू प्रोटेक्ट फ्लड, लाइक फ्लड सिचुएशन, या फिर टू बाउंड द वाटर इन ए पर्टिकुलर बेसिन, तो उस कंडीशन में हम डैम का यूज़ करते हैं। तो हाईएस्ट मेशनरी डैम जो है वर्ल्ड में वो है नागार्जुन सागर डैम। ओके, 124.7 मीटर हाइट इसका है, और ये है लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हाईएस्ट मेशनरी डैम ऑफ वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, दैट इज नागार्जुन सागर डैम अक्रॉस कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर में ये है? कृष्णा रिवर में नागार्जुन सागर डैम। लॉन्गेस्ट आर्देन डैम जो है वर्ल्ड का वो है हीराकुद डैम। कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर। इसका लेंथ है 25.3 किलोमीटर। ओके, हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो है इंडिया का, वो क्या है? बाक्रानंगल डैम। हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑफ सेकेंड हाईएस्ट इन वर्ल्ड, दैट इज बाक्रानंगल डैम कंक्रीट ग्रेविटी डैम में। हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम कौन सी है? ग्रैंड डिक्सन ऑफ स्विट्जरलैंड, दैट इज 285 मीटर।
देन लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ सरफेस वाटर जो हमारा इरिगेशन आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड, वाटर अवेलेबिलिटी सरफेस इरिगेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ताकि जिसके वजह से दो मेजर प्रॉब्लम भी पाया गया है। वन इज वाटर लॉगिंग, अनदर इज सॉइल सैलिनिटी। जब हम कैनल एरिया में जाते हैं तो वाटर लॉगिंग वहाँ पे मतलब ईयर राउंड रहता है और सैलिनिटी प्रॉब्लम भी आता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है डिफरेंट टाइप्स का इरिगेशन प्रोजेक्ट रहता है। एक तो उसका जो कमांड एरिया का क्लासिफिकेशन के हिसाब से, कमांड एरिया का कल्चरेबल कमांड एरिया जो है उसका साइज के हिसाब से क्लासिफाइड एज माइनर प्रोजेक्ट, जहाँ पे कल्चरेबल कमांड एरिया जो है लेस दैन 2000 हेक्टर रहता है तो उसको माइनर प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है। अगर 2000 टू 10,000 हेक्टर रहता है कल्चरेबल कमांड एरिया तो उसको मीडियम प्रोजेक्ट के हिसाब से काउंट किया जाता है। अगर कल्चरेबल कमांड एरिया ग्रेटर दैन 10,000 हेक्टर रहता है तो उसको लार्ज कमांड एरिया, लार्ज प्रोजेक्ट बोलते हैं। बेस्ड ऑन पर्पज सर्व्ड, टू टाइप्स का होता है इरिगेशन प्रोजेक्ट। वन इज सिंगल पर्पज, अनदर इज मल्टीपर्पज। सिंगल पर्पज जैसे कि हो गया सपोज सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट तो फिर उसको सिंगल पर्पज बोलते हैं। मल्टीपर्पज कैसे, अगर फ्लड कंट्रोल के लिए, ड्राउट कंट्रोल के लिए अगर यूज किया जाता है अलॉन्ग विथ द इरिगेशन पर्पज, देन मल्टीपर्पज उसको बोलते हैं। देन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिटर्न के हिसाब से एक प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट, अनदर इज प्रोटेक्टिव प्रोजेक्ट होता है। प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे, अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो वहाँ पे 1.5 से ज़्यादा होता है तो उसको प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोटेक्टिव कवर प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट उसको अगर फेमाइन कंडीशन में यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द टोटल क्रॉप फेलियर, प्रोटेक्ट फ्रॉम टोटल क्रॉप फेलियर, देन उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रोजेक्ट। देन कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया है। देन सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिस्टम किस टाइप का इरिगेशन रहता है, एक सरफेस इरिगेशन सिस्टम रहता है और एक ग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम रहता है। सरफेस इरिगेशन सिस्टम में अगेन डाइवर्जन सिस्टम आता है, रिजर्वेयर और टैंक सिस्टम आता है। डाइवर्जन सिस्टम को और क्या बोलते हैं, ओयर और बैरेज। टैंक जो है वो क्या है, लेस देन 12 मीटर रहता है और उसको अगर उसका जो डेप्थ है 12 मीटर से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे रिजर्वेयर। Then tanks are again two types. One is grouped or connected tank, another is isolated tank. अगर एक टैंक दूसरे टैंक के साथ लिंक नहीं है तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड टैंक। अगर टैंक्स आर कनेक्टेड विथ डिफरेंट चैनल्स देन उसको बोलेंगे ग्रुप्ड और कनेक्टेड टैंक। कनेक्टेड टैंक में क्या होता है, अगर एक टैंक में ब्रीच हो गया तो फिर सारे टैंक डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आइसोलेटेड टैंक जनरली ड्राई रहता है क्योंकि उसमें एक साथ तो पानी नहीं भर पाता है तो वो जनरली ड्राई रहता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर जो है उसको टैप करने के लिए ओपन वेल और डॉग वेल, अनदर इज ट्यूबवेल और बोरवेल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओपन वेल और डॉग वेल जो है उसका डायमीटर ग्रेटर रहता है और डिस्चार्ज रेट लो रहता है। डिस्चार्ज रेट जनरली 1 to 5 लीटर पर सेकेंड रहता है और डायमीटर जो है 2 to 9 मीटर रहता है और डेप्थ लेस देन 20 मीटर जनरली रहता है। ओके जो ट्यूबवेल है और बोरवेल है वो एक तो सैलो ट्यूबवेल है और एक डीप ट्यूबवेल है। सैलो ट्यूबवेल का डायमीटर जो है जनरली ट्यूबवेल का जो बोर का डायमीटर है 0.56 to 0.6 मीटर रहता है। सैलो ट्यूबवेल का जो डेप्थ है 20 to 70 मीटर रहता है और इसका जो डिस्चार्ज रेट है 15 to 20 लीटर पर सेकेंड रहता है। लेकिन डीप बोरवेल का जो डेप्थ रहता है वो 70 to 300 मीटर तक रहता है और इसका जो डिस्चार्ज रेट है 200 to 220 लीटर पर सेकेंड रहता है। उसके बाद अगेन बोरवेल आर डिवाइडेड इनटू कैविटी टाइप एंड स्क्रीन टाइप। ओके, व्हाट इज कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर मतलब एक मल्टी सोर्स वाटर यूज हो सकता है और एक मल्टी क्वालिटी वाटर यूज हो सकता है। मल्टी सोर्स वाटर यूज मतलब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को मिला के हम यूज करेंगे तो वो हो गया एक कंजंक्टिव यूज का एग्जांपल। अगर मल्टी क्वालिटी में देखेंगे तो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर जहाँ पे दोनों है तो उसको मिला के यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों आ गया कंजंक्टिव वाटर यूज का एग्जांपल। इरिगेशन सिस्टम में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जैसे कि ग्रॉस कमांड एरिया हो गया। ग्रॉस कमांड एरिया मतलब जो कमांड एरिया है जहाँ पे हम इरिगेशन करते हैं अलॉन्ग विथ द रोड्स, बाउंड्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है टोटल मिला के हम बोलते हैं इसको ग्रॉस कमांड एरिया। कल्टिवेबल कमांड एरिया कितना है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली इरिगेट करते हैं उसको बोलते हैं कल्टिवेबल कमांड एरिया। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, अगर हमारे पास इरिगेशन वाटर इनफ अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कल्चरेबल कमांड एरिया जो कल्टिवेबल कमांड एरिया है उसका कुछ पोर्शन इरिगेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब ग्रॉस इरिगेटेड एरिया डिवाइडेड बाय कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके, ये हो गया फॉर्मूला उसके लिए। तो नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया मतलब
कि जितना एरिया हमारे पास अवेलेबल है टोटल सोइंग करने के लिए, ग्रॉस सोन एरिया कितना है, नेट सोन एरिया सोइंग करने के बाद हम अगर दूसरे क्रॉप लेते हैं सेकेंड सीजन में या फिर उसी जगह में 2-3 टाइप का क्रॉप लेते हैं तो फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हो जाएगा ग्रॉस सोन एरिया। ओके, सपोज 1 हेक्टर हमारे पास अवेलेबल है और हम उसके में खरीफ में ले लिए क्रॉप राइस ले लिए सपोज, उसके बाद रबी में कुछ मस्टर्ड ले लिए, तो वहाँ पे ग्रॉस सोन एरिया हो जाएगा 1 + 1 2 हेक्टर हो जाएगा उसी क्रॉपिंग ईयर के लिए। और नेट सोन एरिया कितना होगा, 1 हेक्टर ही होगा। नेट एंड ग्रॉस इरीगेटेड एरिया वैसे ही होगा, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में इरीगेट कर रहे हैं एक बार तो फिर वो है नेट इरीगेटेड एरिया, अगर उसको दोबारा उसका कुछ पोर्शन इरीगेट किए तो फिर उसको ऐड करके हम ग्रॉस इरीगेटेड एरिया निकालेंगे। एरिया टू बी इरीगेटेड इज कल्चरेबल कमांड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। What is nominal duty? Nominal duty is the area to be irrigated upon mean supply discharge during the base period. What is core watering? Core watering is the fast irrigation. Okay. Core depth is the depth of irrigation during fast irrigation. Core period कितना देर तक कितना टाइम तक हम फास्ट इरीगेशन देते हैं उसको कोर पीरियड बोलते हैं। पाल्को क्या है, फास्ट इरीगेशन बिफोर सोइंग फॉर सीड जर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। ओके, क्रॉप का जो फास्ट इरीगेशन है कोर वाटरिंग हो गया। बिफोर सोइंग जो इरीगेशन देते हैं फर्स्ट इरीगेशन उसको बोलते हैं पाल्को। ओके, फॉर सीड जर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड है सोइंग टू मैच्योरिटी। बेस पीरियड क्या होता है, फास्ट इरीगेशन फॉर प्रिपरेटरी कल्टीवेशन टू लास्ट इरीगेशन तक। जो इरीगेशन से इरीगेशन तक है वो बेस पीरियड है और क्रॉप सोइंग टू क्रॉप मैच्योरिटी तक है वो क्रॉप पीरियड है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और गलतियां भी ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं क्योंकि ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। डेल्टा क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर अप्लाइड डिवाइडेड बाई एरिया। ओके, डेल्टा इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये डेल्टा का यूनिट है डेप्थ के हिसाब से। और इसका हेक्टोमीटर, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, ये डेल्टा का यूनिट है। टोटल डेप्थ ऑफ ईच इरीगेशन इनटू नंबर ऑफ इरीगेशन ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी इज द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरीगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, दैट इज द यूनिट इज, ड्यूटी का यूनिट क्या है, हेक्टर पर क्यूमेक। सपोज हम लोग 1 क्यूमेक जो है वाटर अप्लाई कर रहे हैं, 1 क्यूमेक मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, उसी रेट से अप्लाई कर रहे हैं हम वाटर 1 हेक्टर में, तो कितना एरिया उसी हेक्टर का कवर हो रहा है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूटी। ड्यूटी इज द एरिया रिक्वायर्ड पर क्यूमेक डिस्चार्ज रनिंग फॉर ए बेस पीरियड बी। ओके, दैट इज द फॉर्मूला इज, डेल्टा और ड्यूटी का जो रिलेशन है वो फॉर्मूला इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड डिवाइडेड बाई ड्यूटी इन मीटर और 864 इंटू बेस पीरियड डिवाइडेड बाई ड्यूटी इन सेंटीमीटर। तो ये हो गया जो फॉर्मूला रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा, ड्यूटी एंड बेस पीरियड। ड्यूटी जो है रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग एन एफिशिएंट कैनाल इरीगेशन सिस्टम। लाइक एवरेज ड्यूटी ऑफ राइस कितना है, 775 हेक्टर पर क्यूमेक, बट एवरेज ड्यूटी ऑफ शुगर कैन 730 हेक्टर पर क्यूमेक। फैक्टर्स क्या क्या डिपेंड करता है, ड्यूटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्लाइमेट एंड सीजन, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन, नेचर ऑफ सॉइल एंड मैनेजमेंट फैक्टर। दीज आर सर्टन फैक्टर्स ऑन व्हिच ड्यूटी इज डिपेंडेंट। सो 1 क्यूमेक डे जो है वो कितना होता है, 8.64 हेक्टर मीटर। ओके, वाटर अलाउंस जो है ये बेसिस ऑफ कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में वाटर अलाउंस यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्दर्न इंडिया में इसको एक पैरामीटर के हिसाब से यूज किया जाता है, लेकिन सदर्न इंडिया में जो है ड्यूटी को एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक बेसिस के हिसाब से यूज किया जाता है। रोस्टरिंग सिस्टम क्या है, रोस्टरिंग सिस्टम मतलब प्रोसेस ऑफ इरिगेशन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज रोस्टरिंग। प्रोसेस कौन सी प्रोसेस से मतलब कितना किसको कौन सी फील्ड को चाहिए वो, अगर जैसे उसका जो मैनेजमेंट का तरीका जो होता है उसको बोलते हैं रोस्टरिंग। रोटेशनल इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज वाराबंदी। रोटेशनल इरिगेशन मतलब एक फील्ड को हम आज देते हैं इरिगेशन, दूसरे फील्ड को दूसरे दिन, ऐसे रोटेट करते रहेंगे तो उसको बोलेंगे वाराबंदी। सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में। आज कुछ टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए, इसको आपको क्या करना है, बुक से पढ़ना है और आपको इसलिए लेक्चर देखना है और आपको क्लियर होना है। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और टिल देन बाय बाय।